नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्रिप्टो करेंसीज में आज एक दिन में 30% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में पिछले 6 महीने में 50%, तो डॉज कॉइन में 70%, टेरा लूना तो एक हफ्ते में ही 90% से ज्यादा टूट गई। अब क्रिप्टो के औंधे मुंह गिरने से निवेशकों के हौसले पस्त हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समझेंगे कि क्रिप्टो का भविष्य आखिर है क्या ये कोई बबल था जो फूट गया है? इसमें फंसे निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या इस गिरावट से डिजिटल करेंसी पर से निवेशकों का जो भरोसा है वो उठने लगेगा, या अभी भी जो कहा जा रहा है कि फ्यूचर करेंसी तो यही है, तो उसमें कोई उम्मीद है या नहीं? इस पर आज विस्तार से अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। क्रिप्टो में भारी गिरावट का दौर जारी है। निवेशकों में कोहराम मचा हुआ है। पिछले एक महीने में निवेशकों को करीब 800 अरब डॉलर की बड़ी चपत लग चुकी है। टॉप ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पिछले 10 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रही है। पिछले साल नवंबर में बिटकॉइन 68,000 डॉलर के हाई लेवल तक जा पहुंचा था। 1 जनवरी को ये गिरकर पौने 47,000 डॉलर के लेवल पर आ गया, जो फिलहाल 28,000 डॉलर के आसपास है। यानी पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक बिटकॉइन में 57% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। पिछले साल नवंबर में क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू 3 लाख करोड़ डॉलर के करीब थी, जो अब गिरकर 1,30,000 करोड़ डॉलर के आसपास है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बिटकॉइन में जहां 23% की गिरावट आई है, तो टेरा लूना ने मानो क्रिप्टो मार्केट में कोहराम ही मचा दिया है। टेरा लूना की मार्केट वैल्यू पिछले एक हफ्ते में 99% तक गिर चुकी है। टॉप क्रिप्टो करेंसीज में शुमार इथेरियम का इस दौरान 29%, डॉज कॉइन 39%, सीबा इनू 30%, सोलाना 38%, कार्डानो 41% और स्टेलर में 32% की गिरावट रही है। अगर एक हफ्ते में सभी क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट की बात करें तो ये करीब 32% तक गिर चुके हैं। क्रिप्टो में इस बड़ी गिरावट की वजह की बात करें तो इसकी मौजूदा वजह अमेरिका के फेड रिजर्व की ओर से रेट में की गई बढ़ोतरी बताई जा रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर अधिकतर देशों की सरकारें क्रिप्टो को इकोनॉमी और सेफ्टी के लिहाज से खतरा मान रही हैं। वहीं क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स लगाने से भी इसके प्रति लोगों का मोह कम हो रहा है। भारत में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर जहां 30% टैक्स लगाने का प्रावधान है, वहीं खबर है कि सरकार इस पर 28% जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। अमेरिका में क्रिप्टो पर 20% तक टैक्स है। इसी कारण निवेशकों को क्रिप्टो में पैसा लगाना अब फायदे का सौदा नहीं लग रहा। वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसीज में आई गिरावट, रूस यूक्रेन युद्ध और श्रीलंका संकट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी निवेशकों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। साथ ही जिस अल सल्वाडोर ने सबसे पहले क्रिप्टो को लीगल टेंडर घोषित किया था, वहां इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा न होने के चलते लोग अब इसमें निवेश करने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं एससी गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अजय बग्गा, चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स इन मार्केट, एक्सपर्ट हैं जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं शिवम ठकराल, जो कि सीईओ हैं बायू कॉइन के। शिवम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। बग्गा सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, क्या इसे माना जाए, बहुत सारे मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, रिएक्शंस पढ़ रहा हूं लोगों के, और जो खास तौर से क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही क्रिटिकल नजरों से देखते हैं, उनका कहना है कि भाई देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे एक बबल है और बबल ने ऐसे ही फूटना है। तो क्या आप भी मानते हैं कि एक बबल था जो फूट रहा है, या रह रहकर फूटता रहता है, कुछ हमें संदेश देता है और हम या तो उसे मान लेते हैं या नजरअंदाज करते हैं? देखिए, ये तो अभी टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि बबल है कि जैसे क्रिप्टो के जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि ये डाइवर्सिफिकेशन है, इन्फ्लेशन का हेज है, एक डिसेंट्रलाइज जरिया है, एक करेंसी है। ये तो टाइम ही बताएगा। बट मेरी सोच यही है कि सबसे बड़ा लेसन जो निकल के आया जनवरी से अभी तक, कि इन्फ्लेशन का हेज नहीं है। दूसरा, इसका कोरिलेशन नैस्डैक के साथ बहुत सॉलिड है, और उल्टा नैस्डैक में भी जो प्रॉफिटलेस कंपनियां हैं
जो एक तबका ऐसी कंपनियां हैं न्यू इकोनॉमी की जो प्राइस टू सेल्स पे वैल्यू करी जा रही थी, जो बहुत तेजी से गिरी हैं, उसके साथ इसका कोरिलेशन बहुत हाई है। तो डाइवर्सिफिकेशन ये प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा पोर्टफोलियो में। क्या ये आउटराइट पॉन्जी स्कीम है? वॉरेन बफेट तो यही कहते हैं कि देखिए इसका वैल्यू तभी होता है कि सामने कोई खरीदार हायर वैल्यू पे खरीदने को तैयार है, तब इसका वैल्यू बढ़ता है। इंट्रिंसिक आप किस तरह से वैल्यू करेंगे जब कोई कैश फ्लो नहीं है, कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, कोई उत्पादन नहीं है इस पूरी एसेट का, तो आप इसको वैल्यू कैसे कर सकते हैं? तो स्पेक्युलेटिव गैम्बल है बनिस्बत इसके कि इसको आप करेंसी कहें। मैं कहूँगा अभी भी इस पे ज्यूरी आउट है। जैसे आपके सेगमेंट में आपने बताया कि 1% TDS लागू हो चुका है, अभी टैक्स आ रहा है, टैक्स आ गया है, और टैक्स ऐसा है भारत में जो आप ऑफसेट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर GST भी आ जाता है तो काफी इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और चौथा, जो सरकारी रेगुलेटर्स जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा अप्रैल में जब कॉइनबेस के ग्लोबल CEO ने अनाउंस किया कि UPI के थ्रू हम बना रहे हैं, इमीडिएटली NPCI ने ओवरनाइट UPI को बैन कर दिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से। तो हो सकता है भारत के सारे एक्सचेंज तो यहाँ सिंगापुर या दुबई जाके बेस हो जाए, और भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल है अभी इसमें इन्वेस्ट करना। बिल्कुल। तो ओवरऑल दीपक जी, कहना मुश्किल है, बट स्पेक्युलेटिव बहुत हाई है और कोरिलेशन बहुत हाई है गिरते हुए मार्केट के साथ। और कॉइनबेस का आपने जिक्र किया, गर्ग सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। कॉइनबेस तो ये भी कह रहा है बाकायदा कि इंडिया में जो सख्ती हुई है, UPI से अलाउ नहीं कर रहे हैं आप। वो तो ये भी कह रहे हैं कॉइनबेस वाले कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने आपको मंजूरी दे दी है, RBI जबरदस्ती बैकडोर से है, वो इसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, इस वजह से सेंटीमेंट बिगड़ रहा है और हमें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डिजिटल जो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के सेंटीमेंट की बात करें, कैसे देखते हैं आप? क्या सरकार की जो पॉलिसी है वो स्पष्ट है? सरकार पर कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि स्पष्ट नहीं है आपकी नीतियां, आप इसको रेगुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें स्पष्टता की कमी है। आपका टेक इस पर क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये अभी जो ये झंझावात या जो कोहराम सा मचा है, ये केवल हिंदुस्तान में अकेले में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। कोई किसी पर्टिकुलर एक्शन से ये कहा जाए कि केवल हिंदुस्तान में ही हो रहा है तो वो शायद ठीक नहीं है। दूसरा, ये बात सही है कि रिजर्व बैंक लगातार, इंडिया आज की बात नहीं है, पिछले 6-7 साल से रिजर्व बैंक का ये रुख रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी, रिजर्व बैंक ने इसको एक करेंसी के रूप में ज्यादा देखा है अभी तक। उस रूप में ये कॉम्पिटिटर है सॉवरेन करेंसी का, और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इसका कोई फिएट और गवर्नमेंट अश्योरेंस नहीं, गारंटी नहीं, तो इसके कारण से ये इट्स ए बैड करेंसी। एंड देयरफॉर RBI ने चाहे पहले 2018 में वो रेगुलेशन लगा के कि भाई आप पेमेंट सिस्टम बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्रिप्टोज का पेमेंट वगैरह करने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, वो हो, या फिर बाद में इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस बैंकों को, या रीसेंट ये इंस्टेंस जिसमें NPCI को कहा गया कि भाई आप UPI को मत अलाउ करिए। सो ये सब इस बात का द्योतक है कि रिजर्व बैंक इसको पसंद नहीं करता। भारत सरकार का जो आप कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो कुछ हद तक स्पष्टता है उसके बारे में। भारत सरकार जानती है, स्वीकार करती है कि नया जो क्रिप्टो सिस्टम दुनिया में बन रहा है, ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी वाला, उसकी बहुत अपनी उपयोगिता है अपनी जगह। ये एक नया डिजिटल गवर्नेंस का सिस्टम है, वैल्यू क्रिएशन का सिस्टम है। बट सर, ये मैं आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, बट ये जो कंफ्यूजन है, देखिए अभी बग्गा सर ने भी कहा कि भारतीयों के लिए मुश्किल है, और हम तो अपने कंज्यूमर की बात करेंगे सर। जो आम कंज्यूमर है, जो इसमें फंसा हुआ है, वो एक उस कंफ्यूजन के चक्कर में फंसा हुआ है ना। तो ये अगर आप नीति स्पष्ट नहीं करते हैं तो पैसा तो सर आम लोगों का डूब रहा है। हम तो शो में कह रहे हैं पाई पाई क्रिप्टो में समाई।
नहीं, देखिए, निवेशकों को आप केवल यही कि सब उनके हक में निवेशक बेसिकली इस बात से मोटिवेटेड हुए हैं कि उनको ये लग रहा है कि इसमें क्रिप्टो में पता नहीं क्या कितनी जबरदस्त कमाई की जा सकती है। एक साल में 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना पैसा कमाया जा सकता है। तो निवेशक जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो क्रिप्टो बिजनेसेस बना रहे हैं, जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्वेस्ट करके नई वैल्यू क्रिएशन वगैरह कर रहे हैं। जो आप मेंशन कर रहे हो निवेशक हैं जो परचेज करते हैं, चाहे बिटकॉइन खरीदते हैं, कोई दूसरी चीज खरीदते हैं, वो तो प्योरली मोटिवेटेड हैं अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा। उनको इस बात से कोई खास रिश्ता नहीं है कि देश में क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी हो या ना हो, वो तो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसी चीज पे पैसा कमाना, बट सर एक जरिया अगर आप सरकार और बाकी सबके सामने है, एक जरिया उनके पास है उसमें निवेश करने का, उसमें कमाई करने का, और सरकार कह भी दे कि निवेश या इसमें आप कमाई कर लीजिए, 30% आप हमें टैक्स दे दीजिएगा, 1% TDS दे देगा, तो वो तो और मोटिवेट होगा। और दूसरा, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो तो इस तरह को इसको इस चीज की तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए सरकार ने मना तो नहीं किया, सरकार तो कह रही है कि आप इसमें से हमको टैक्स दे दो तो आप आराम से कर सकते हो। तो एक सेंटिमेंट जो बनता है उस कंफ्यूजन में आम निवेशक फंस जाता है। मैं इसकी बात कर रहा था। बहरहाल मैं इस वक्त आना चाहूंगा शिवम के पास। शिवम, देखिए एक बार फिर से क्रिप्टो को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं और हर कोई जो क्रिप्टो को लेकर क्रिटिकल रहा है, अब उसके पास एक बहुत बड़ा मौका ये कहने के लिए कि देखिए बबल है, हम तो पहले ही कह रहे थे, नो अनरेगुलेटेड मार्केट है, आप क्रिप्टो में लगाएंगे तो पता नहीं, अब 90% कुछ तो जो है करेंसीज टूट गई हैं। कैसे आप भरोसा जगाएंगे या बनाए रखेंगे कि नहीं क्रिप्टो सही है और इसमें निवेश सुरक्षित है? कैसे आप भरोसा देंगे लोगों को? ये पहली बार नहीं हुआ इसके इतिहास में। अगर हम इसके पीछे सालों में जाके देखें तो ये हर 4 साल में ऐसा एक इंसिडेंट होता है जब काफी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जिसकी इंटरेस्टिक वैल्यू नहीं होती वो 80, 90, 70% गिर जाते हैं। बट कुछ सालों में, कुछ आने वाले फिर कुछ सालों में जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं वो वहां से उठ के फिर वापस एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। अगर हमने यही चीज अगर 2018 में देखें तो 2018 में ही ऐसा ही कुछ हुआ था जब सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी 80, 70, 60% गिर रही थी। बट आज 2021 में हमने देखा उसने वो सारा लॉस रिकवर किया। जो अच्छी क्रिप्टो थी, जिनकी वैल्यू थी, जिनका एक यूज केस था, वो वापस उठ के आई और उन्होंने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसको अगर हम एक साइकिल की तरह देखें तो एक नॉर्मल है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये 90% गिरना और 60% गिरना, 70% गिरना ये नॉर्मल नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें जिसमें इतना गिरावट नहीं होती। बट नहीं शिवम, स्टॉक मार्केट आप छोड़ दीजिए, अभी तो आप स्टॉक मार्केट को तो छोड़ दीजिए, स्टॉक मार्केट से तो कंपेयर करना ही इसको अभी तो ठीक नहीं है। आप तो करेंसी कहते हैं ना, अगर कोई करेंसी आप कह रहे हैं, एक करेंसी में 1-1.5% का अगर ऊपर नीचे हो गया तो कितना बड़ा वो हो जाता है। एज ए करेंसी 99% की गिरावट, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने है और हमने आंख बंद की हुई है। नहीं, इसमें करेंसी ये वर्ड पहले से चला आ रहा है इसलिए इसका ट्रेंड काफी चल गया है। बट इसे हम एक एसेट क्लास ही मानते हैं। ये कोई एक किसी सॉवरेन द्वारा किसी इशू नहीं करी गई करेंसी, तो इसे हम करेंसी नहीं मानते। बट चूंकि ये करेंसी वर्ड बहुत पहले से चला आ रहा है तो ये हमारी जबान पे है, बट इसका कोई अस्तित्व करेंसी की तरह नहीं है। ये एक एसेट क्लास है, जैसे हमारा गोल्ड है, जैसे हमारे प्रॉपर्टी है, ये एक एसेट क्लास है। हमें उसी तरीके से इसे देखना चाहिए। और जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसके बेसिस पे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ कंपनियां बिल्कुल ही बैंकरप्ट होकर खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम आपने टेरा का बात की थी तो वो उसका एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है जो कि ऐसा ही हुआ। जो जिस चीज के लिए वो मार्केट में आई थी वो डिलीवर नहीं कर पाई और उसकी वजह से उसका सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ और उससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट मार्केट में आया जिसकी वजह से सारी क्रिप्टो करेंसी गिरने लगी। ऑल्दो ये अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ना एक वन ऑफ द फैक्टर है जो कि सारी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स इसको बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग इसमें से आउट हो रहे हैं, ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बट और तमाम मार्केट में जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट्स। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम तो कह ही रहे हैं। और बग्गा सर, एम आई राइट?
अब स्टॉक मार्केट से कंपेयर करना, स्टॉक मार्केट तो फिर भी अब कितना, अब हफ्ते भर में 13-14% आया होगा नीचे, उसके वाजिब वजह हैं सेंटिमेंट्स वगैरह, लेकिन 99%, 98% और फिर उसको कंपेयर करना, क्या आप वाजिब मानते हैं बग्गा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका कोई कैश फ्लो नहीं है, इसका कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, स्पेक्युलेटिव गैम्बल है कि भाई आज मैंने खरीदा, कल कोई खरीदार पहुंच जाए ज्यादा पैसे के लिए तब ये चल जाएगा, नहीं तो अगर सब बेचने आते हैं तो खत्म है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है उसका कोई कैश फ्लो है, उसका कोई उत्पादन है या कुछ सर्विस वो प्रदान करती है, उसके कोई एम्प्लॉइज हैं। ये तो एक सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला लिखा गया है और उसका चल रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ब्लॉकचेन जरूर काम का है, बट उसमें भी हमने क्या देखा है, जिस तरह से हैकर्स ने एक्सचेंजेस से निकाले लोगों के कॉइन्स, जिस तरह से लोगों को रैंसमवेयर अटैक्स हुए, वो भी दिखाता है कि इसके अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। और बहुत सबसे बड़ा चैलेंज यही है, गर्ग साहब की रिपोर्ट आई थी कितने साल पहले, और सरकारें अभी तैयार नहीं है इसको लागू करने में, कोई रेगुलेटर तैयार नहीं है इसको हाथ लगाने में। हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने भी कहा कि ग्लोबल इसके लिए रेगुलेशन लाना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री को रेगुलेट करना मुश्किल है। उसमें भारत ने ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक टैक्स रेजिम लगा दिया है, इसको गैम्बलिंग के साथ या लॉटरीज के साथ मिलाते हुए, और आप ऑफसेट नहीं कर सकते कोई भी लॉसेस। ये बहुत ही एक ऐसा है दीपक जी के फिर लोगों का रुझान हट जाए। हाँ बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, और ये वाकई में डिस्करेज करने के लिए निवेश को सरकार ने कहा भी था कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं, बट स्टिल मैं अभी भी कहूंगा, गर्ग सर भी इससे सहमत है कि कहीं ना कहीं देखिए एक कंफ्यूजन की स्थिति तो है सरकार में, और वो अभी भी है, अभी उस पर स्टडीज चल रही हैं। तो क्रिप्टो जिस तरह से पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा ताना बाना है वो धराशायी होकर गिर रहा है, उससे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में क्रिप्टो की दुनिया वाकई में एक आभासी बबल थी क्या जो टूट रही है, या फिर अभी भी ये माना जाए कि जो इसके जो पैरोकार हैं, जो हिमायती हैं, जो कहते हैं कि भाई भविष्य की करेंसी होने वाली है, उस पर कोई अभी उस बात में कोई दम है, इसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। गर्ग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और आपके अध्यक्षता में जो क्रिप्टो करेंसी पर गठित अंतर मंत्रालय समिति थी, आपने वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी दी थी, उसमें भी जो इनिशियल जिक्र किया गया था वॉलेटिलिटी को लेकर आपने बहुत जिक्र किया था कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना तो जोखिम भरा है। हालांकि उसके बाद स्टैंड बदला सरकार का, आपके साथ हमारी बीच में चर्चा भी हुई थी, तो ये भी कहा गया था कि भाई टू बिग टू फेल तो नहीं हो गया अब, कि अब आप इसमें ऐसा तो नहीं है कि अब लेट कर दिया आपने डिसीजन लेने में। तो मिली जुली प्रतिक्रिया थी। आज इस वक्त पर आपका नजरिया क्रिप्टो और उसके भविष्य को लेकर क्या रहेगा सर? देखिए, क्रिप्टो में 2-3 पक्ष जो हैं वो हमें ध्यान से देखने चाहिए। एक तो करेंसी की बहुत बात होती है, क्रिप्टो करेंसी है, दूसरी क्रिप्टो असेट है, और तीसरा क्रिप्टो बिजनेसेस है, राइट। उस समय जो कमेटी में विचार था, उस समय ज्यादातर ये करेंसी के बारे में बात हुई थी। करेंसी के रूप में क्रिप्टो डेवलप नहीं हुआ है दुनिया में। बीच में ये स्टेबल कॉइन्स के रूप में ठीक चलने लगा कि इंटरनेशनल पेमेंट आप डॉलर से पैक कर दीजिए, बट जो अभी आपने देखा कि जो ये टेरा लूना गिरा है, वो भी बेसिकली स्टेबल कॉइन के रूप में था, और उसमें 99% गिर जाना, क्योंकि उसने दूसरी पैकिंग की और डॉलर से नहीं की, उसने दूसरी और क्रिप्टो करेंसी से पैकिंग कर दी। तो ये करेंसी के रूप में इसका यूज तो देखिए अब आने वाले समय में बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर कोई केवल इन प्लेटफॉर्म यूज पे, अगर इथेरियम में आप काम कर रहे हैं तो ईथर यूज करेंगे, इन प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करने, और कुछ स्टेबल कॉइन के रूप में जो डॉलर से लिंक्ड है, उसके अलावा करेंसी का इसका यूज नहीं हो सकता। तो करेंसी के रूप में तो इसको नहीं डेवलप होने देना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो बिजनेसेस बन रहे हैं, चाहे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के हों, एनएफटी को क्रिएट करने के हों, या दूसरी एसेट्स वगैरह बनाने को हो, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हो, ये बिजनेसेस बहुत वैल्यूबल हैं। और ये टेक्नोलॉजी अपनी जो कॉमन टेक्नोलॉजी आजकल चलती है, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके मुकाबले बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत उपयोगी है, और एक नई चीज है।
उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। जो देश बढ़ावा नहीं देंगे वो नुकसान पाएंगे और वो उनका चल नहीं पाएगा। और तीसरा, इसको जो असेट, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आज के दिन, वो उसके रूप में अगर आप इसको ठीक से डील कर लें और ये कंफ्यूजन दूर करके एक इसको नई असेट क्लास के रूप में इसको इवॉल्व कर लें, एक नया कानून बना लें जैसे किसी समय में सिक्योरिटीज के लिए बनाया था, और उसको डील कर लें तो बेहतर होगा। तो हमें एक ग्रैन्युलर अप्रोच की जरूरत है, एक ढंग के अप्रोच की जरूरत है, बजाय एक केवल के करेंसी की बात करते हुए या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। ये अच्छी भी है और बुरी भी है। उन सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार भी इसी पसोपेश पर फंसी हुई है कि सरकार भी इसी स्टैंड पे इसी को मान रही है कि ये अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों पक्ष हैं, और शायद वो टाइम बाइंग कर रही है जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। बट आई होप, वी ऑल होप कि ये जो कंफ्यूजन है ये पॉजिटिविटी के लिए हो, सकारात्मकता की तरफ ले जाए, ना कि इसमें कोई नुकसान निवेशकों के लिए हो। बहरहाल नुकसान में तो निवेशक हैं। और शिवम, जेनजी यंगस्टर्स जो आपका निवेशकों का सबसे बड़ा बेस है, उनका तो भरोसा देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि टूटा है भरोसा। तो उनको आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये एक क्षणिक फॉल है, वापस उभरेगा? जितनी तेजी से गया है उतनी तेजी से ना सही, लेकिन उभरेगा जरूर। कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? इसमें अगर अब क्या होता है कि अगर 2018 से हम बात करें तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सारे प्रोजेक्ट्स डाउन हुए थे, कुछ 50%, कुछ 30%, कुछ 90%। जिस क्वालिटी का प्रोजेक्ट था वो उसी हिसाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से वो गिरा था। अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट था वो कम गिरा था। अब यहाँ हमें समझने की जरूरत है। और जो हाँ, बट शिवम वही हम कह रहे थे शिवम कि जो गिरावट का गैप है ये कम होना चाहिए था ना। 2018 में कितना परसेंट गिरा था? सिमिलर परसेंट गिरा था। बट यहाँ पर अगर हम 2021 की बात करें तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है। जितना एक नॉर्मल तरीके से बढ़ना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट इस पे इतना तेजी से आया कि इसने बहुत तेजी से हाइक ली। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मार्केट कैप 9 नवंबर 2021 को $2.93 ट्रिलियन का रिकॉर्ड था, उसमें 60% गिरावट हो गया है। आप ये लगाओ कि ये अब घट के 1.23 ट्रिलियन रह गया है। ये गैप बहुत ज्यादा है। अगर आप सारी उसका निकाल दें तो ये गैप आगे जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वो कम होना चाहिए। अगर भरोसा लोगों का है या वॉलेटिलिटी कम हो रही है, स्पेकुलेशंस इसमें कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहा है। ये दिक्कत है। ये बिल्कुल कम होगा जैसे जैसे जो नए प्रोजेक्ट्स थे, ये उसकी वजह से अगर हम देखें जो 2.29 ट्रिलियन की आपने बात करी है, वो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो नए आए मार्केट में, उन्होंने इतना मार्केटिंग करके इतना अपना हाइप बना लिया और अपना मार्केट कैप में एक स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने उनका अगर हम अस्तित्व में देखें तो उनका भी प्रोडक्ट इतना बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था और ज्यादा यूज में नहीं था। इसकी वजह से लोगों ने बट उसको मार्केटिंग के कारणवश उसे बाय किया, जो कि लोगों ने वापस उसे बेच दिया क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए। अगर वही प्रोजेक्ट्स अगर यहाँ पर अब जीरो से काम करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वापस वो मार्केट कैप पे अपना स्थान सारे प्रोजेक्ट्स वापस लाएंगे। बट यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि नहीं ला पाएंगे। बट यहाँ पर लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो अब इस मार्केट में रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें रेदर देन मार्केटिंग। और ये तो डिस्क्लेमर भी है, बिल्कुल जबरदस्त इसमें जोखिम है, इसमें कोई शक नहीं है। आरबीआई सरकार की भी गाइडलाइंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। अपने जोखिम पर ही आप लोगों को यदि इसमें उतर रहे हैं तो उतरना है। और जो मैं कह रहा था ना, एक ज़माने में बग्गा सर, बहुत छोटा सा आपसे एक रिएक्शन लूँगा। एक ज़माने में जब 40,000 के नीचे जब बिटकॉइन आता था तो खबर बन जाती थी। आज 30,000 के नीचे है और खबर भी है और लोगों को लग रहा है कि ये तो स्वाभाविक रूप से भी है। तो ये थोड़ा खतरनाक है। क्या कम होना चाहिए था गिरावट या वॉलेटिलिटी? वो बढ़ रही है। नहीं, देखिए, ये फिएट करेंसी के अगेंस्ट बना था, इन्फ्लेशन हेज की तरफ बना था, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बढ़ा था। बट ये तो कंप्लीट कोरिलेशन हो गया इसका, और नैस्डैक के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो जो मूलतः इसका जो फंक्शन था वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। बाकी चीजें तो मैं कह चुका हूँ, प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ कैश फ्लो नहीं है, और कुछ प्राइस डिस्कवरी के लिए भी कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, टोटली स्पेक्युलेटिव है। तो वो दर्शा रहा है कि भाई ये एक तरीके का आपको अगर खेलना है इसमें तो कर सकते हैं। बट बाकी सरकारें विश्व भर में कोशिश करेंगी
कि इसको स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसके अंदर ना आए। अभी भी हवाला नेटवर्क्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, यही मीडिया की तरफ से हमें खबर आ रही है, इनकम टैक्स भी देख रहा है। तो केवाईसी वगैरह स्ट्रांग रहता है बट रेगुलेट करना मुश्किल है। ओवरऑल बहुत हाईली कोरिलेटेड है, डाइवर्सिफिकेशन का फंक्शन पे फेल हो गया। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। गर्ग सर थैंक यू सो मच सर, अजय बग्गा सर थैंक यू सो मच सर, शिवम ठकराल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो आपकी खबर आपका फ़ायदा में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। मुझे लगता है कि आज के टॉपिक में आपके जो तमाम पहलू हैं उसके कई आयाम मिले होंगे। शुक्रिया, नमस्कार।